वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। 9:40 से 42 मिनट होंगे तो आपकी कॉल्स का सिलसिला लाइव प्रोग्राम में शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हैं और वजारत दाखिला की तरफ, जहां पर कल से मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं, इस पर फैसला आ सकता है और ऐलान आज मरकजी सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता किया जा सकता है। और बड़ी बात यह कि गौर इस बात पर भी हो रहा है कि एक ही रास्ते से यात्रा बालतल के रूट से कराई जा सकती है और यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला की तरफ से मुमकिन है कि आज दोपहर तक ऐलान कर दिया जाए। और कोशिश दूसरी ये भी कि वर्चुअल दर्शन इस बार भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कराए जाए। पिछले साल टेलीविजन का सहारा लेकर इंतजामिया लोगों तक पहुंची थी और गुफा से लाइव दर्शन या प्रोग्राम्स कराए जा रहे थे, लाइव नशरियात हो रही थी, मगर इस बार भी वर्चुअल दर्शन हो, वो कोशिश साल 2021 में भी इंतजामिया की जा रही है। लेकिन सबकी नजरें इस पर, चूंकि रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अपने बयान में इस बात की तरफ इशारा जरूर किया गया कि उन्होंने अपनी बात रख दी है और इसलिए अब इंतजार है मरकजी वजारत दाखिला का कि वो सिक्योरिटी सिनारियो को रिव्यू करने के बाद जो सिचुएशन डिस्कस कल मीटिंग के दौरान डीजीपी के साथ हुई है उसके बाद वो ऐलान कर सकते हैं। कल ही हमने आपको ये भी बताया था कि एक सॉफ्ट सिग्नल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उस वक्त दे दिया है यात्रा को जब लंगर इस रूट पर या जहां से यात्रा गुजरेगी बालतल के रास्ते हो, अगर एकतरफा होती है एक रास्ते पर तो वहां पर भी इजाजत दे दी गई है लंगर खोलने की या लंगर चलाने की अगले 54-55 दिनों तक। तो इसका मतलब ये साफ है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया तैयारी कर चुकी है और अब हतमी फैसला आज दोपहर दिल्ली से भी सामने आ सकता है। जहां हम दिल्ली पर नज़र रख रहे हैं वहीं पर जब इंतजामात की बात करते हैं तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने भी कल इंतजामात का जायज़ा लिया और अपने तरीके से जो अमला डिप्यूट करना है और तैयारियां करनी है उसका जायज़ा लिया। लेकिन आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने खुद ही कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इस बात का इशारा दिया कि आज हतमी फैसला होगा, लेकिन साथ उन्होंने एक बड़ी बात भी बताई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल मीटिंग के इख्तिताम के बाद नामा निगारों से बात करते हुए अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा कि उनकी इंतजामिया की पहली तरजीह लोगों की जिंदगी को बचाना है। यही बात उन्होंने लास्ट टाइम भी कही थी, इंतजामिया की पहली तरजीह लोगों की जिंदगी को बचाना है। तो इस बयान के बाद ये साफ है कि बड़े पैमाने पर यात्रा नहीं हो सकती है, लिमिटेड यात्रा होगी, वर्चुअल दर्शन सुबह शाम आपको करवाए जाएंगे ताकि आप घर बैठे भी इसके दर्शन जो है वो यात्रा को देख भी सकते हैं और बराह रास्त वहाँ से दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हतमी फैसला कब होगा, क्योंकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फाइनल डिसीजन लेना और माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त यह डिसीजन दिल्ली से सामने आएगा कि यात्रा होगी या नहीं। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं जहां पर रात देर गई गोली चली और गोली चलने के वारदात के बाद जख्मी भी लोग हुए और पुलिस आनन फानन में सामने आई और उन्होंने तहकीकात भी शुरू की। आसिफ, बिल्कुल 9:30 के करीब ये वाक़या पेश आया जनूबी जिला अनंतनाग के अंदर और वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया था। मामूली चोट बच्चे को आई, लेकिन बताया जाता है कि दूसरे दिन भी हमने परसों भी देखा था शाम को पुलिस कांस्टेबल को श्रीनगर के अंदर निशाना बनाया गया था। लेकिन अनंतनाग जनूबी कश्मीर के अंदर भी जहां पर देर रात एक कॉन्ट्रैक्टर पर फायर ओपन हुआ जब वो घर वापस जा रहे थे, उनके बच्चे के जख्मी होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद में इन तस्वीरों के जरिए तस्दीक हुई। फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ पूरा मामला है, कोई आपसी रंजिश या फिर जो पुलिस स्टेटमेंट आया था कि मिलिटेंट्स ने फायर ओपन किया है, क्या कुछ तस्दीक हो पाई है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कल शाम की बात करें कि कल शाम ही ये घर को जा रहे थे अपनी गाड़ी में i20 में सवार थे, अचानक इनके कहने के मुताबिक गाड़ी रुकती है और वहाँ से मुझसे निशाना बनाया जाता है। हालांकि निशाना चूक गया, निशाना जो है बालक पर लगा और एक जो है वो फिर शीशे पे लगा। उनका बेटा था, उनके पैर में मामूली चोट आई, मामूली चोट के बाद उनको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहाँ पर के बाद जो है घर रवाना किया गया। हालांकि उसके बाद बिलाल खुद हमारे साथ बात से कहा कि एक गाड़ी में सवार थे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उसके बाद वो वहां पर पहुंच गई, उन्होंने पूरे इलाके को घेर वहां पर हमलावर की तलाश शुरू की। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास खबर आ रही है कि वहां पर हमलावर जो है वो वहां से भागने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस तरह से मामला दर्ज करके उस गाड़ी को पुलिस ने अपनी तहवीन में ले लिया, जिस गाड़ी पर ये निशाना बनाया गया। ये हसनपुरा आरवनी के बीच जो है ये रात के तकरीबन 9 से 9:30 के आसपास उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों की तरफ जो है उनका रुख हुआ था, क्योंकि रात का वक्त था और जल्दी जल्दी लोग क्योंकि आज
आज खेती बाड़ी का भी वक्त है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा के घर पहुंचते हैं। लेकिन जब फिदा, अचानक पुलिस का क्या चली कुछ तो कहना उसके है? बाद पुलिस क्या कुछ कह रही है? कैसे ये इंसिडेंट हुआ है और क्या ये जाती रंजिश का मामला है और हथियार वाला मामला साउथ कश्मीर में होना? ये तो पहली बार ऐसे देखा गया कि सिविलियन गाड़ी को रोका गया, उस पर पैदर पे गोलियां चलाई, मौजाती तौर ये दोनों बाप बेटे बचे हैं। कहीं ना कहीं पर तहकीकात के बाद तो हर कोई तस्वीर सामने आ ही जाएगी। क्या ये आपसी रंजिश है, क्या किसी और ने इन पे हमला किया? कहीं ना कहीं पर पुलिस जो है कल शाम से ही उन्होंने इस मामले को देखना शुरू कर दिया कि हसनपुरा के मुकाम पे जब इस पे गोली चली, हालांकि मौजूदाती तौर पर ये दोनों बाप बेटे जो है वो बाल बाल बच गए हैं। इस बात बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन फराहम करने के लिए। ये तो बात जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले की। अब आपको सीधा श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों से समाजी राब्ता साइटों का सहारा लेकर गुमराह कुन पोस्ट शेयर कर रहे थे या फिर मुख्तलिफ जो साइट्स हैं उनका इस्तेमाल करके पोस्ट इस तरीके से शेयर की जा रही थी जिनका कोई हकाइक से दूर दूर तक लेना नहीं था, जो पुलिस का वर्जन है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ। नौगाम एनकाउंटर पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक 34 साल शख्स फेसबुक और ट्विटर पर सरगर्म था और एनकाउंटर होने के बाद अफवाहें फैलाने के इल्जाम में इस शख्स को गिरफ्तार न सिर्फ किया है बल्कि मजीद इस तरह की जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं या फिर इस वक्त पोस्ट रेडिट हो रही है बहुत सारे समाजी राब्ता साइटों पर, उन लोगों को भी पुलिस की तरफ से वार्निंग श्रीनगर के अंदर दी गई है। देखिए, जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो 2 फर्जी अकाउंट चला रहा था। एक का नाम उर्वा अंद्राबी जो फेसबुक पर था और दूसरा सना नाज की जो ट्विटर हैंडल पर था। और इस पर न सिर्फ उन्होंने नौगाम झड़प के बारे में गलतफहमियां पैदा की, उस गलतफहमी की वजह से एक पूरे ख़ानदान को ख़तरे में डाल दिया। पुलिस ने इस बात की वजाहत कर दी कि जिस ख़ानदान के बारे में अफवाहें फैलाई गई, सोशल मीडिया पर लिखा गया, उनका इस एनकाउंटर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पुलिस के जो जदीद आलात लगे हैं, उन आलात की वजह से अब सभी समाजी राब्ता साइटों पर नज़र भी रखी जा रही है और वक्त आने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है जो लगातार मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये खबर उस वक्त सामने आ रही है जब ट्विटर और दीगर मामला मुल्क की सतह पर भी चल रहे हैं और ट्विटर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसर की तरफ से ये दावा पेश कर दिया गया है कि अब हर एक ट्विटर, हर एक फेसबुक के पेज पर नज़र रखी जाएगी और जो भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए जी, अब ज़रा फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं जी। फ़ोन लाइन हम खोल देते हैं, थोड़ी देर में हम आपकी कॉल्स को लेंगे। लेकिन खबर, एक बड़ी खबर भी आ रही है, मारूफ खिलाड़ी की मौत हुई है। डिटेल में आपको आसिफ बताएंगे और उसके फ़ौरन बाद हम फ़ोन कॉल्स का लेना भी शुरू करेंगे क्योंकि मिल्खा सिंह के हवाले से खबर है कि उन्होंने अस्पताल के अंदर आखिरी सांस ले ली। बिल्कुल जी, मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे वो अब नहीं रहे। मारूफ एथलेटिक्स से और चंडीगढ़ के एक अस्पताल में कोविड से मुतासिर मिल्खा सिंह ने आखिरी सांस ली। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था जब कोविड-19 पॉजिटिव होने की उनकी खबरें सामने आई थी और उसके बाद दोबारा तबीयत बिगड़ी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन 5 रोज कबल अहलिया का इंतकाल हुआ था और 5 दिनों के बाद आज मिल्खा सिंह भी इस दुनिया से चल बसे। उनकी अगर हिंदुस्तान के लिए जो खिदमात रही उनको याद किया जाए तो दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ओलंपिक से लेकर भारत के अंदर जो नेशनल लेवल के खेल होते रहे, जिस तरीके से उन्होंने कारकर्दगी हमेशा दी है। और जी मिल्खा सिंह जो कि 18 जून 2021 को यानी गुज़श्ता रोज उनकी इंतकाल की खबर आई थी, लेकिन तस्दीक आज सुबह हुई। 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है और चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के अंदर, जहां पर आईसीयू में भर्ती थे, जहां उनका इंतकाल हुआ है। इस तरीके से उनके अहले खाना की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पहले उनकी अहलिया निर्मल जी 5 दिन पहले इंतकाल कर गई, वो भी कोविड से मुतासिर थी और अब 5 दिनों के बाद मिल्खा सिंह भी इंतकाल कर गए। मिल्खा सिंह पिछले 1 महीने से कोरोना से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और 4 बार एशियन गेम्स में तलाई तमगा जीतने वाले मिल्खा सिंह को कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद मई के महीने में अस्पताल में दाखिल कराया गया था और जून में आते आते यानी 1 महीने बाद कोविड पॉजिटिव जब से पाए गए थे तो अब वो दुनिया से चल बसे।
इस बीच आपको बताते चलें कि 1960 में ओलंपिक तमगा जीतने के बहुत करीब वो पहुंचे थे। एक मामूली फर्क से चौथे नंबर पर रहे थे, चूक गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उन्होंने 1 दर्जन के करीब मेडल और इससे कहीं ज्यादा जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो अपने नाम किए हैं। और बिलाखिर 91 साल की उम्र में ये मारूफ खिलाड़ी इस दुनिया से चल बसा। मिल्खा सिंह के इंतकाल के फौरन बाद वजीर आज़म साहब की तरफ से भी ट्वीट जारी करते हुए खिलाड़ी को खराज अकीदत भी पेश किया गया और उनकी खिदमत को सराहा भी गया है। मरकजी वज़ीर खेल की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से भी मिल्खा के इंतकाल के बाद ट्विटर पर अपने पैगामात भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ज़रा हो गया जी वक्त, आप और हम करेंगे बात, और जब आप और हम बात करेंगे तो 2 चीज़ों का आप रखिएगा ध्यान। एक, टीवी की आवाज़ आप बंद करेंगे, और मोबाइल के ज़रिए से जब आप बात हमारे साथ करेंगे, फ़ोन के ज़रिए से बात करेंगे, तो अपना नाम, इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं उन्हें पता लगे कि ये शख्स जो बात कर रहा है ये किस इलाके से है और इसका मसला है क्या। और कोशिश कीजिएगा बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बात करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम शामिल प्रोग्राम कर सकें, क्योंकि लगातार शिकायतें ये हैं कि 2-2 3 दिन से हम जब कॉल मिला रहे हैं लेकिन कॉल तो पिक नहीं हो रही है, या अगर पिक हो रही है तो हमारी टर्न नहीं आती है, क्योंकि इतना लंबा लाइन जो है वो लगा रहता है। चलिए जी करते हैं शुरुआत। पहली कॉल को जरा शामिल प्रोग्राम करवाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खालिद प्रेमनाथ से। जी खालिद साहब, आपके जो प्रोग्राम है मैं अक्सर बेशतर देखता रहता हूँ। जी। एक तो सुबह का, दूसरा जो डॉक्टर ऑनलाइन, और जी। तीसरा जो है 5 का 5। जी जनाब। अब मेरी गुजारिश है कि जो 4:30 बजे डॉक्टर ऑनलाइन है, जी। ना उसमें डॉक्टर अपनी बात रख सकते हैं, न जो नागरिक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं पूरी तरह। उसका टाइम अगर बढ़ाया जाए तो वो अच्छी बात है। इंशाल्लाह जी, सारे जरूर लोग जो है मुस्तफीद होंगे। जरूर जी। ये एक बात। जी दूसरी बात जो है, अब 5 का 5 जो है, पहले आप उसमें जो डिस्प्ले होता था, इसमें 3 डिस्प्ले है, एक स्क्रॉल होता है, 2 डिस्प्ले हैं। मेन डिस्प्ले भी हिंदी में आजकल, दूसरा भी हिंदी में, तीसरा भी हिंदी में। क्योंकि अगर एक पहले हुआ करता था, एक इंग्लिश में, दूसरा उर्दू में, तीसरा हिंदी में, अगर उसी पैटर्न पे आप चलाएंगे ताकि जो लोग ऑफिस से आते हैं अगर लेट से ज्वाइन करते हैं तो वो भी मुस्तफिद होते कि जो दिन भर की खबरें होती हैं, जो मेन जो न्यूज़ होती है, तो उनसे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बड़ा ज़रीन मशवरा आपने दिया है, ज़रूर इस पर गौर किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि आज से नहीं तो मंडे से इसमें तब्दीली होगी, और आप देखेंगे कि ज़रूर तब्दीली होगी। और जहाँ तक वक्त बढ़ाने का मामला है उस पर भी इंशाल्लाह देखा जाएगा कि किस तरीके से इस मामले को देखा जाए और ये एडजस्टमेंट की जाएगी। आपकी बात को ज़रूर पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, गवर साहब जावेद बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम जावेद साहब। सबसे पहले आप मुबारकबाद के हकदार हो कि जो आपने गरीबों की आवाज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई, जो हमारे टिप्पर वाले और रेत वाले और बाजरे वाले का जिनका मसला बहुत पुराना मसला था और बेचारे फाकापोशी पे उतर रहे थे, उनका जो मसला हल आपने करवाया, गवर्नर साहब तक आवाज पहुंची, उसके लिए शुक्रिया सारे कौम की तरफ, सारे जम्मू कश्मीर की बहुत तरफ, शुक्रिया जी डिस्ट्रिक्ट बारामूला आपका, सोपोर ये की तरफ। आपका हुस्न ज़न है जी, बहुत शुक्रिया जी इसके लिए। सर साथ ही साथ जैसे कि हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब बड़े मशहूर उसके थे कि उसको इंडस्ट्री की फिक्र है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, लेकिन मैं आपकी बजारे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, क्या आपको पता है हमारा डायरेक्टर पोस्ट इंडस्ट्रीज का कश्मीर का जो है वो खाली है, उसमें कोई नहीं है आज की डेट में? क्या आपको पता है कि जनरल मैनेजर बारामूला तीन डिस्ट्रिक्ट 3 पोस्ट है उसके पास, वो एक जनरल मैनेजर बारामूला है, दूसरा जनरल मैनेजर कुपवारा है, और तीसरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कौन सा इंसाफ वो करेगा? मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि ये आवाज भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाओ। बोलो कि अगर आपको हकीकत लगता है कि इंडस्ट्री बैकबोन है तो क्या यही इंसाफ आप इंडस्ट्री के साथ करते हो कि एक जनरल मैनेजर के पास 3 पोस्ट है और जो सबसे बड़ा पोस्ट है डायरेक्टर पोस्ट, वो भी आज की डेट में खाली है। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मामला जो है वो नोटिस में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये जो एडहॉक किस्म का मामला है कि एक अफसर के पास 3-3 4-4 डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट का भी काम नहीं होता है, उससे परेशानियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। अहनज कंट्र जितने आज दबा आज पकड़ पकड़ तो पता करो बैंक सीटी जनाब अहनज तो तकरीबन 2 किलोमीटर
मैं रोड शूर अच्छा मैं वनतो तुई गोड आख लोलाब के कम गांव पे छु तुई फोन करान जनाब अच्छा तो वहां की वहां मसले ये कि ब्लॉक वाल यमन ये काम अस करी सड़क अस बनाव तिम जिन सड़क आज बनावा नशतून बोजा यह छु ना मसले आरएनबी रोड जनाब अच्छा अच्छा जो आरएनबी बनावा बात अहन पता गया कम ज्यादा कम पर डिलीवरी केस वाल चार अच्छा जी चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत जरूर आरएनबी जिम्मेदारी में आसन तिम बोजन ये कि अजकिस दोहस अंदर यम सात 2021 और रफ्तार जिंदगी वारिया तेज लेकिन ये दूर दराजुक इलाक़ अच्छा आज ते अगर बेमार आ पे चारपाई पे फेकिस पे वालुन बोन यह सान खतर शर्म कि अगर न अजकि दह ती सन इंतजामिया सड़क हेकि दित दाव बड़ करान कि सा वातो वो चंद्रस पे गो हुपर गो यपर लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये कि सड़क हेकान वन तन कहें शहरन हाल बेहाली गामन अंदर ये उम्मीद आसान कि शायद हुकूमत बोजान शायद हुकूमत नश रोपी तिम करन काम लेकिन सूरत हाल ये कि आज वदान लुक कि अस गई सड़कें गज बन लेकिन बोजन वोल तह आसान चलिए जी कॉलर दे दीजिएगा हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी जी अल्ताफ साहब बताएं आज आपने बात बताई है कि जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है दिल्ली से जी हमारे जो लीडर साहिबान हैं जो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं मेहरबानी करके उनको चाहिए कि वो वहाँ जाए वहाँ अपनी बात रखे कश्मीर के अमन के लिए जो ये नौजवान मुश्किलात से दो चार हैं रोजगार के लिहाज से जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई के लिए वो इकदाम उठाए उनको नहीं चाहिए वो पॉलिटिकल इशू उठाना है उस पार्टी का इस पार्टी का मेहरबानी करके जो पार्टियां सबसे मोतबाना गुजारिश है कि वो दिल्ली जाए और अपनी बात वहाँ पर रखे बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए चलिए जी अपना नाम बताएं हेलो हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी जी वालेकुम सलाम नाम बताएं जी मुझे बात करनी थी बताएं बताएं सुन रहे हैं नाम बताएं अपना अच्छा अच्छा आप सुन रहे हैं थैंक यू सो मच जी मैं कुरसू राजबाग से बोल रहा हूँ मोहम्मद अशरफ है मेरा नाम जी बताएं हाँ सर छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट ईयर नवंबर में हमारे इस राजबाग में जो अंदर की एक सड़क है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके अंदर की तरफ जा रही है आगे वो जवाहरनगर भंड से मिलती है जी समझे जी तो लास्ट पता नहीं एक जमात आई ड्रेनेज वाले वो सब कुछ लेके तो हालांकि जरूरत नहीं थी ड्रेनेज चल रही थी अच्छी ड्रेनेज थी नहीं साहब आप हमको नहीं बनाए तो चलो ठीक है तो बना दी उन्होंने करीब 40-50 मीटर एट द फेक एंड ऑफ दिस रोड उन्होंने ड्रेनेज बना दी अच्छी खासी सड़क थी पिछली गवर्नमेंट ने अल्ताफ साहब थे हमारे मिनिस्टर ऑफ वर्क के सैलाब के बाद उसने शानदार सड़क बनाई थी अच्छा जी उसका तहस नहस करके 1.5 साल हो गए कोई पूछता नहीं है फिर मैंने आई हैव टॉक्ड टू द चीफ इंजीनियर आल्सो एंड ही टोल्ड मी दिस इज नॉट विद इन आवर डोमेन ये तो म्युनिसिपलिटी वालों का काम है आप उनसे रब्ता के म्युनिसिपलिटी का कोई नाम निशान नहीं है जब से वो नए डीसी डीडीसी कैसे आए पता ही नहीं है हमारे यहाँ कौन है और वहाँ आए दिन हर दिन धरना शरना रहते हैं और कोई पूछता नहीं है अब क्या ये वो महकमा काम भी करता है काइंडली टॉक टू कमिश्नर जो मुतू साहब आजकल बड़े बड़े बातें कर रहा मैं ये करूंगा वो सिर्फ धरना पर अपना फोटो सेशन लेके होता है और बड़े बड़े बातें करता है बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और ये मामला एक पॉश कॉलोनी का है लेकिन सवाल यही बड़ा है कि क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियां आज के दिन में पूरा कर रहा है जितना वसी इख्तियारात दिए गए हैं जो हम पढ़ते हैं बाईलॉज के अंदर क्या उस तरीके से काम हो रहा अगर हुआ होता तो शायद राजबाग का ये इलाका और जिस तरीके से बात हो रही है कि जनाब 1 साल से उसको छोड़ दिया है शायद ऐसा नहीं होता जबकि पैसों की कोई किल्लत नहीं है मैं लगातार आपको बता दूं जो अक्सर कहा जा रहा है जनाब फंड्स नहीं है जी इस बार कोई फंड्स का रोना रो ही नहीं सकता है लगातार कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि जनाब इतना पैसा हमने दे दिया इतना आ रहा है इतना आएगा यानी एक ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश वहां से हो रही है लेकिन जब ग्राउंड एंड पर आते हैं आप तो काफी चीजें हमें डार्क दिख रही है रास्ता कैसे चलना है किसी को पता भी नहीं है आगे बढ़ते हैं जी एक और कॉलर नाम बताएं अपना
हेलो टीवी की आवाज बंद रखिए और अपनी बात रखिए जल्दी से। हेलो जी चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर वेट कर रहे हैं। अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? टीवी की आवाज को जरा बंद कीजिएगा। अगर आप हमसे बात करेंगे तो टीवी की आवाज को आपने बंद करना होगा, तभी जाकर आप और हम बात कर पाएंगे, क्योंकि टीवी से अगर आप हमें सुनेंगे तो तकरीबन आपको 40 से 50 सेकंड का डिले मिलेगा। उससे ना आप बात कर पाएंगे, न मैं आपकी बात को सुन पाऊंगा, और जो कॉलर लाइन पर है वो भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरा टीवी की आवाज को बंद कीजिएगा। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब क्यों अहन हज बिल्कुल टीवी की आवाज करो जल्दी बंद। वनियो पनुन नाव कत पे छु? मुख्तार अहमद जनाब सदरपुर बाला पे। जी मुख्तार से वनियो। अच्छा तो परेशानी ये जेतो से सदरपुर बाला इस बात जनाब निशान कनमाला अहन हज मुख्तार अहमद और सदरपुर बाला पे। टीवी की आवाज बंद रखिए। अच्छा जेतो पन्नस माल जेतो मक्की शरीफ परेशान हाल से जफट आब वुनकस तक पे लिंक सड़क कनमाला गसान यप दरखास्त त्रत RNB सोमलस ब्लॉकस परेशान हाल। तिहंद तरफ क्या वन सदरपुर बाला सर ना तिहंद तरफ दफ्तर तरफ क्या वन काम करना यथ वरियस अंदर कि वोनुक ना वो क्या फिर कोरुक टेंडर तो पत कोरुक बे कैंसिल अस पेमेंट कहीं गरा मनान बस सुबह कड़ोस टेंडर कल कड़ोस कड़ा कहीं। चलो सटा शुक्रिया इस कॉल करने बापत। चलिए जी एक और कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं सादिया बोल रही हूँ अहमदनगर से। जी मैम जी बताएं। हाँ, जी हमको यहाँ पर ना मतलब 2017 से प्रॉब्लम हो रही थी पानी की, क्योंकि इरिगेशन वालों का कनाल था यहाँ से। जी फिर ये कन्वर्ट हो गया इनटू ड्रेन। फिर मैंने खुद किया इसके साथ, मतलब मैंने फिर गुलिस्तान टीम को भी लाया तो उन्होंने कवरेज किया बहुत अच्छा। फिर हमको ये ड्रेन बन गई, लेकिन आधी ये पेंडिंग रह गई। फिर दैट टाइम पे वो क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ था तो ये पेंडिंग रह गई। फिर मैंने उसको फिर से दोबारा से फॉलो अप किया। अब जहाँ से ये पेंडिंग रह गई है ना, वहाँ पर जो जमींदार है ना वो फिर से उसको एंकरोच कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पाइपें डाल रहे हैं, अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। हमको तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी सारी पानी की, फिर से हमारे घरों में आ जाएगा वो पानी। मैं शाहमला अहमदनगर से बोल रही हूँ, मेरा नाम सादिया है। चलिए बहुत शुक्रिया जी बहन कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि ड्रेनेज का डिपार्टमेंट जो वो सुन रहे होंगे कि किस तरीके से आपने आधा काम छोड़ दिया, और अब अगर आज नहीं आप करेंगे तो ये सारा फेल हो जाएगा। लास्ट 3 कॉल दे दीजिएगा बैक टू बैक। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बह जफर अहमद फ्रॉम खुशबाजर। जी जफर साहब प्रॉब्लम गो अख वरी ब्रोट त्रे पाइप ये बाजर मशीद बुहर कल पे खुशबाजर काक महल तान कम से कम त्रे 2000 फुट पाइप 4 नल खतर पाप खतर, मगर वरी गो वन कनेक्ट गसान सह पाइप तथ सह मे कोर कंसर्न स्टाफ ये पोस्टेड तिमन सो दपान क्या 20 फुट कनेक्ट कर तब ना रोड बिल्डिंग वाल इंजीनियर दिवान परमिशन कनेक्ट करनस क्या ये वुचता यूता रुपये कता लग 2000 फुट मगर कनेक्ट आय करने कहीं। परमिशन कोता रुपये सरकारी रुपये जाय करने। चलो ठीक है, एक और कॉलर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम व रहमतुल्लाह। दौर साहब ठीक पे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रात जनाब तुंदिस टीवी पे हेडलाइन खसान कान कुनी मुतलिक 58 ब्लॉक त्रावन यल अहन हज अत कर वजाहत करे रात चार्ज माइनिंग डिपार्टमेंट वाले अकिस कर मुलाजमन तमो दोप यह हसा सेख अहन हज 58 ब्लॉक सा सेख कनवान अत मज जिक्र कह कनवल अलग पे अथवाजन तो ऑलरेडी काम करान सह ऑर्डरस अंदर इंशाल्लाह ऑर्डर नेर 1-2 दोन तम यह सारी परेशानी क्लियर कि कमिस कतन काम करें। कनि हुंद अथवाज मामल तथ मिनट्स ऑफ मीटिंग अंदर ही लिखित कि यह हसा पज डिनोटिफाई कर तो यह पज लोकल लुकन दिन तिक तिमन पता यह कित पे महफूज तवन।
चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ज़हूर अहमद छ सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा पे। जी जहूर साहब। अच्छी बीरवा पे तो अच्छी सर आर ऐसे ये सब डिवीजन अस्पताल बीरवा छ अट मार्केट तान छ लगभग 2 किलोमीटर दूर जनाब। अच्छी आर अच्छी लुकन गुजारिश है कि ये कुछ एटीएम दस्तियाब गन ताकि सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा भीड़ हॉस्पिटल सहूलियत लुकन। अच्छा तुझे ना अस्पताल नजदीकी गोस आसुन या थोड़ा दक्षिण खोपुर गोस आसुन? ऐसे गोस आसुन तिकाज अस्पताल तथन गोस आसुन एटीएम युद्ध जन अगर कहीं जरूरत पे या सो है क्या गसित पानी काम कर। सड़ा शुक्रिया कॉल करने में। लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मैं तहसील बटोर जैसे रामबन से बोल रहा हूँ और पटवार हल्का थाना से। जी बताएं नाम अपना। नाम मेरा अब्दुल रशीद जनाब। जी रशीद साहब बताएं। जनाब कानून बना था कि ज़र इस्लात के तहत जिनको दफा 4 की जमीन मिली थी वो बेच नहीं सकते थे। अच्छा जी। और उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 2004 में 1988 में जमीन फरोख्त हो रही है और 1971 का इंतकाल हो रहा है। अच्छा तो ये जनाब इसकी कंप्लेन ये एंटी करप्शन ब्यूरो में हुई है। 7716 नंबर फाइल है जी। और ये 7 अप्रैल 2021 को कंप्लेन हुई। आज कोई इसकी हरकत में नहीं आए कमिश्नर साहब। तो ये अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि इस पर एक्शन लिया जाए। ये करोड़ों रुपए का नुकसान है या गवर्नमेंट का। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। कि ज़री इस्लात के तहत ये हेर फेर तो चला है बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का मामला। फिलहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कॉल करने के लिए, बात रखने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती सतह पर भी मामला जो है वो हल हो सके। लेकिन चलते चलते ज़रा 2 बातें आपको बताते चले और दोनों दिल्ली की खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि एयरलाइंस एयर इंडिया जो है वो अपने असासों को बेचने की तैयारी में आ चुका है और एयर इंडिया जो है वो अपने रियल एस्टेट के असासे जो है उन्हें अब बेचेगा और उससे 300 करोड़ रुपया उन्हें हासिल करने हैं। यह हदफ पहले भी रखा गया था आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से रोका गया था। और अब ये जो प्रॉपर्टियां बेची जाएंगी ये कहां पर जी? रेजिडेंशियल यूनिट उनका दिल्ली में है, एशियन गेम्स के पास विलेज कॉम्प्लेक्स फ्लैट्स हैं उनके पास, बांद्रा हिल में है, कोलकाता के अंदर है, उसके साथ साथ नागपुर के अंदर है, गुजरात के अंदर है, भुज के अंदर है। ये सारी ऑक्शन जो है वो 9 जुलाई को ये क्लोज होनी है। ई ऑक्शन जो है वो 9 जुलाई को क्लोज होनी है। और उसके साथ साथ अब ये बिडिंग जो है वो 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक की रखी गई है ताकि ये पैसा जो है वो एयर इंडिया को मिल सके ताकि वो अपना काम चला सके। ये इसलिए लिया गया है। और दूसरी बड़ी बात, किसान लगातार सरापा एहतिजाज है और एहतिजाज के बीच मरकजी वजीर ज़राअत का बयान भी सामने आया है। और मरकजी वजारत ज़राअत तोमर का बयान जो सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है लेकिन कानून किसी भी तरीके से वापस नहीं जाएंगे। यानी जो कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए वो किसी भी तरह से वापस नहीं जाएंगे। मरकजी वजीर की तरफ से, मरकजी वजीर ज़राअत की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। और ये भी कहा गया कि 11 दौर की बातचीत के दौरान जो लगातार किसानों के साथ बातचीत हुई है उसमें किसान कभी भी कोई ठोस बात लेकर सामने नहीं आए। और अगर वो और भी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि तीनों के तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। कानूनों के अंदर खामी है, उस खामी पर गुफ्तगू हो सकती है, कानून बरकरार रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। इशारा दिया है मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने और उन्होंने कहा कि तीनों कानून बराबर है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हरदर्मी की पॉलिसी जो किसानों की तरफ से अडॉप्ट की गई है इसको रोका जाए, इसको छोड़ा जाए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस वक्त किसान जो है लगातार सरापा एहतिजाज है बॉर्डर्स पर और इसी का जवाब दे रहे थे मरकजी वजीर ज़राअत। चलिए प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है, 10 बज चुके हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी आप हमारे साथ रहेंगे। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां तहरीरी मवाद भी है, खबरें आप पढ़ भी सकेंगे और इसके साथ साथ दिन भर गुलिस्तान न्यूज पर नशरियात
अमरनाथ यात्रा के हवाले से अगर कोई फैसला आता है या कोई सियासी हलचल जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात दिल्ली के अंदर होती है, वक्तन फवक्तन आपको हर प्रोग्राम में, हर बुलेटिन में अपडेट करने की कोशिश जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ आसिफ रशीद को भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।